हर ज्ञान सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। विषय काव्यशास्त्र। उपविषय आई.ए. रिचर्ड्स। रागात्मक अर्थ आवेगों का संतुलन व व्यवहारिक समीक्षा। कक्षा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष। आई.ए. रिचर्ड्स अंग्रेजी आलोचना साहित्य के मूर्धन्य आलोचक माने जाते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड है। इनका जन्म इंग्लैंड में 26 जनवरी 1893 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वे अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। रिचर्ड्स ने रागात्मक संवेगों की चर्चा की और उनमें संतुलन स्थापित करने की बात कहकर संप्रेषण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मानव सभ्यता व उनके संतुलन के लिए कविता को अनिवार्य घोषित किया। उनका कहना है, मूल्य विघटन युग में कविता अनिवार्य है। कविता के सहारे मानसिक व्यवस्था बनाई जा सकती है और काव्य से समाज में मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। 7 सितंबर 1979 को उनका निधन हो गया। रिचर्ड्स की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ। कैम्ब्रिज में अध्ययन करते समय उन्होंने अधिकांश रचनाएं लिखी। रिचर्ड्स का लेखन काल का समय 1924 ईस्वी। उन्होंने अपनी कृतियों को 3 भागों में विभाजित किया। बात की जाए नंबर 1 में काव्य विषयक चिंतन के साथ साथ आलोचक का प्रतिपादन या आलोचना का प्रतिपादन। नंबर 2 पे व्यवहारिक समालोचना का संबंध और नंबर 3 है अर्थों पर विचार। आई.ए. रिचर्ड्स की पहली रचना द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 रही। अन्य रचनाओं में साइंस एंड पोइट्री, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, हाउ टू रीड ए पेज और बियॉन्ड आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। सन 1974 में बियॉन्ड उनकी अंतिम रचना है। रिचर्ड्स अपने जीवन काल में लगभग 22 ग्रंथ एवं 1 काव्य संग्रह की रचना कर पाए। आई.ए. रिचर्ड्स की सबसे प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अर्थात अगर उसको हिंदी में कहा जाए तो साहित्य समीक्षा का सिद्धांत 1926 में प्रकाशित हुई और इस रचना से रिचर्ड्स को बहुत सी ख्याति प्राप्त हुई। जहां एक ओर साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत बनाए, वहां दूसरी ओर पाठक के मनोवेगों को वैज्ञानिक संदर्भ में देखने का प्रयास किया। आई.ए. रिचर्ड्स के सिद्धांत। आई.ए. रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में साहित्य में आए और इन्होंने मनोविज्ञान को आधार मानकर 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत। आइए मूल्य के सिद्धांत पर बात करते हैं। मूल्य का सिद्धांत या उपयोगिता सिद्धांत। मूल्य, पहले बात करेंगे मूल्य क्या है। मूल्य शब्द का तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु या
मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य ने किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति की हो। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। आइए रिचर्ड से पूर्व पीटर, ऑस्कर वाइल्ड तथा प्रोफेसर बेडले आदि रचनाकारों ने सौंदर्य को आधार मानकर कला को कला के लिए, कविता के लिए सिद्धांत दिए। इनकी रचनाओं में नैतिक मूल्य का अभाव था। उक्त सिद्धांतों का खंडन करते हुए रिचर्ड्स ने कला काव्य का जीवन मूल्यों से संबंध को स्वीकार करते हुए मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने माना कि सत्यकला की मूलभूत शर्तें पूरी करने के उपरांत कला को मानव सुख की अभिव्यक्ति में निरत होना चाहिए। पीड़ितों का उद्धार करना चाहिए। पारस्परिक सहानुभूति के विचार से संलग्न होना चाहिए। उनका मत था कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं और मूल्य विघटित हो रहे हैं, तब सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जो कविता या कला स्नायुमंडल में व्यवस्था उत्पन्न करती हैं, वही प्रेरणा या आनंद प्रदान करती हैं और वही कल्याणकारी भी हैं। अतः कला का मूल्य से अटूट संबंध है, क्योंकि मूल्य हमारे लिए उत्तम एवं प्रेरक अनुभव ही होते हैं। मन के भीतर आवेगों या व्यक्तियों में उतार चढ़ाव जीवन की परिस्थितियां या संघर्ष के कारण होता है। इससे मन में तनाव या विषमता उत्पन्न होती रहती है। काव्य और कलाएं इन आवेगों को व्यवस्थित कर स्नायुमंडलों को केवल राहत नहीं देती वरन सुख भी पहुंचाती हैं। सौंदर्य इसीलिए मूल्यवान है। मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से है। इसके दो रूप हैं अर्थात समय की कोटियाँ। नंबर 1 है प्रवृत्ति मूलक, इनको ऐषणाएं भी कहते हैं, जिनमें भूख, तृष्णा, वासना, प्रेम आदि। और जो निवृत्ति मूलक होती हैं, आकांक्षाएं, घृणा, निर्वेद, वितृष्णा आदि। इसी श्रृंखला में अगर बात की जाए तो जो प्रवृत्ति मूलक ऐषणाएं अगर बात की जाए, प्रवृत्ति मूलक उद्वेगों की संतुष्टि करें वही मूल्यवान है। जो ये कहा गया है इसमें, तो मूल्य का बोध इसमें बताया गया है, क्योंकि वह उनके मन में विविध भागों की संतुष्टि करता है। वे आवेग अधिक महत्वपूर्ण है जो दूसरों को स्थिति पहुँचाए बिना अपना विकास करते हैं। फिर भी मन की सबसे उत्तम स्थिति वह है जिसमें मानसिक क्रियाओं की सर्वोत्तम संगति रहती तथा आवेगों का संघर्ष और विघटन कम होता है। कविता और कला आवेगों के बीच संतुलन स्थापित करती है, हमारी अनुभूतियाँ और संवेदनाओं को व्यापक बनाती हैं और इस प्रकार मानव के बीच संवेदनात्मक एकता स्थापित करती हैं। रिचर्ड्स इस प्रकार का संतुलन और समन्वय कला का गुण मानते हैं। यही उनका मूल्य है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो बातें उपयुक्त कही गई हैं कि मानव के बीच संवेदनात्मक एकत्व की स्थापना होती है, और ये कहा गया है संतुलन और समन्वय कला का गुण है, ये उनका मूल्य सिद्धांत है। अब बात की जाए रागात्मक अर्थ
एवं संवेगों का संतुलन। रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए। सर्वप्रथम उन्होंने मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ का आश्रय लेकर काव्य का मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मानव के मानसिक संवेगों की चर्चा की। इसी को रागात्मक भी कह सकते हैं। राग शब्द का अर्थ है मन का झुकाव और आसक्ति। ईर्षा, द्वेष, प्रेम आदि सभी इसके पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। मानव मन में परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के राग या भाव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं रागों की व्यवस्था के कारण मानव मन चिंतित हो जाता है। राग जनित संवेगों में संतुलन स्थापित करना कविता का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा रिचर्ड्स का मानना है। काव्य का प्रयोजन यही है कि वह मानव मन के रागात्मक पक्ष को व्यवस्थित करे, संतुलित करे। जो कविता पाठक को जितना अधिक प्रभावित करती है वह उतना ही श्रेष्ठ कही जा सकती है। रिचर्ड्स का कहना है कि मानव मन में असंख्य संवेगों का तंत्र है। जब इन आवेगों में अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो संतुलन भंग हो जाता है। कला का यही उद्देश्य है कि इन संवेगों को संतुलन स्थापित करे। कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वह ऐसी अनुभूति का संरक्षण करने में सफल हो जो इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य लाने में बात करे। कवि या कलाकार का लक्ष्य। रिचर्ड्स के अनुसार कवि या कलाकार सामान्य की अपेक्षा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है। वह अपनी प्रतिभा और कल्पना की सहायता से मानव के परस्पर विरोधी उद्वेगों में संतुलन स्थापित करता है। रिचर्ड्स के अनुसार कलाकार का काम है उन अनुभूतियों को अंकित करना और चिरस्थायी बना देना जिन्हें वह सबसे अधिक मूल्यवान समझता है। काव्य और कला का प्रयोजन यही है कि वह आवेगों में संतुलन स्थापित कर मन में समस्वर की अवस्था उत्पन्न करे और आवेगों को व्यवस्थित कर दे। रिचर्ड्स के अनुसार सौंदर्य एक प्रकार का मूल्य है और यह इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें विरोधी मनोवेगों में व्यवस्था और संतुलन उत्पन्न हो जाता है। मानव मन में लगातार उद्वेग उत्पन्न होते हैं, उनमें से कुछ अनुकूल तो कुछ प्रतिकूल होते हैं। सौंदर्य के प्रभाव से इन सभी प्रकार के मनोवेगों में परस्पर सामंजस्य स्थापित होता है। पुनः प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक उद्वेगों की चर्चा करते हुए रिचर्ड्स कहते हैं, साहित्य अथवा कला मानव व्यापारों से संबंधित है। मानव की कलाओं में काव्य कला सर्वाधिक मूल्यवान है। मानव की किसी भी क्रिया का मूल्य इस बात को निर्धारित करता है कि वह वहाँ तक उसके मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है। कला के द्वारा घटित उद्वेगों का संतुलन कला के आस्वाद अक्षणों तक ही सीमित नहीं रहता। 20वीं शताब्दी में जब विज्ञान की प्रगति के कारण मानव का जीवन जटिल एवं ध्रुव बनता जा रहा है, उस स्थिति में रिचर्ड्स का मूल्य संबंधी सिद्धांत काफ़ी उपयोगी व प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। आइए रिचर्ड्स की व्यवहारिक आलोचना। रिचर्ड्स काव्य की भाषा के बारे में गंभीर चिंतन कर चुके हैं। उन्होंने काव्य की भाषा दो प्रयोग स्वीकार किए हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। वैज्ञानिक भाषा में सूचनात्मक, तथ्यात्मक तथा अभिधात्मक भाषा का प्रयोग होता है, जबकि काव्य की भाषा रागात्मक होती है।
काव्य की भाषा में भावात्मक अर्थों की प्रधानता होती है। व्यवहारिक आलोचना को लेकर रिचर्ड्स ने अपनी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक लिखी। उसमें एक नवीन आलोचना पद्धति का विस्तृत विवेचन किया। इस पुस्तक में रिचर्ड्स ने किसी भी काव्य की रचना के मूल्यांकन के लिए एक प्रयोगशाला विधि को अपनाया। रिचर्ड्स का कहना है कि कविता का रसवाद 4 माध्यमों से होता है। नंबर 1 वाचार्थ, सेंस अथवा आशय। नंबर 2 भाव, हम फीलिंग कह सकते हैं उसको। नंबर 3 स्वर, लहजा, उसको टोन कहा जा सकता है। और नंबर 4 अभिप्राय, लक्ष्य या इंटेंशन, उसको समझा जा सकता है। अर्थ को आशय भी कहते हैं। कवि शब्द द्वारा पाठक का ध्यान किसी वस्तु स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता है। कवि कुछ बातें इसलिए उठाता है ताकि पाठक इन बातों पर मनन करे और उसके विचार उत्तेजित हो। इसी को अर्थ या आशय कहते हैं। आशय के लिए रिचर्ड्स ने शब्दावली में सतर्कतापूर्ण प्रयोग पर बल दिया है। भाव के संबंध में वे कहते हैं कि हम जिस किसी विषय वस्तु स्थिति का ज्ञान पाना चाहते हैं उसके बारे में हमारे मन में कुछ चरण होते हैं। प्रत्येक कविता में भावों का अत्यधिक महत्व होता है। ध्वनि या स्वरूप के अंतर्गत रिचर्ड्स ने भाषा की चर्चा की है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि उचित विशेषणों, क्रिया तथा क्रिया विशेषणों का प्रयोग करता है। इसे अलंकृत भाषा भी कहा जा सकता है। कवि पाठक के स्तर की ही भाषा का प्रयोग करता है। इसी को ध्वनि कहते हैं। उद्देश्य से रिचर्ड्स का अभिप्राय चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य। यह लक्ष्य प्रत्येक रचना में होता है। इसी के द्वारा लेखक पाठकों को प्रभावित करता है। भाषण कला में उद्देश्य प्रमुख व साहित्य गौण होता है। किसी भी कला कृति को समझने के लिए उद्देश्य को समझना जरूरी है। आइए रिचर्ड्स अंग्रेजी आलोचना साहित्य। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रिचर्ड्स अंग्रेजी आलोचना साहित्य के मूर्धन्य आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान का अध्ययन किया। वे मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए तथा मनोविज्ञान को आधार मानकर 2 मूल्य सिद्धांतों का निर्माण किया, जिसमें मूल्य का सिद्धांत व संप्रेषण का सिद्धांत प्रमुख है तथा इनके साथ साथ संवेगों की कोटियों की व्याख्या की। रिचर्ड्स ने काव्य की भाषा पर गंभीर चिंतन किया। उनके 2 रूप स्वीकार किए, वैज्ञानिक तथा रागात्मक। रिचर्ड्स कविता का रसवाद 4 माध्यमों से मानता है: वाचार्थ, भाव, स्वर और लक्ष्य। अंत में यही कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद साहित्य जगत में ऐसा हुआ कि जैसे एक युग का अंत हो गया हो।